हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12वीं क्लास का जो सब्जेक्ट अरसा है उसका सेकंड वीडियो बना रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर है, सेकंड इकाई जिसका नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। इसका पहला क्वेश्चन है, उपयोगिता क्या है? तो मैं बता दूं, उपयोगिता का मतलब होता है किसी चीज को उपयोग करने से जो हमें मिलता है वो कहलाती है उपयोगिता। तो आंसर ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु का वह गुण, शक्ति या क्षमता जिससे मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? उपयोगिता। जैसे पानी से व्यक्ति की प्यास बुझती है, खाने से व्यक्ति की भूख शांत होती है, सोना चांदी पहनने से व्यक्ति का स्टैंडर्ड शो होता है। तो ये सब क्या कहलाता है? उपयोगिता। उपयोगिता वह है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो तीन चीज क्या क्या? किसी वस्तु का वह गुण, शक्ति या क्षमता जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उपयोगिता कहलाता है। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, तुष्टि गुण की विशेषता है। भाई तुष्टि गुण क्या है? अरे भाई, तुष्टि मतलब मन की संतुष्टि। तो उसके 3 पॉइंट देखिएगा ध्यान से। पहला, तुष्टि गुण की विशेषता, तो सुनेगा, तुष्टि गुण एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति के मन पर आधारित होती है। नंबर 2, तुष्टि गुण लाभदायक होता है। लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि इससे व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट, तुष्टि गुण समय से प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? तुष्टि गुण समय से प्रभावित होता है। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, समसीमांत उपयोगिता नियम की विशेषताएं। तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। क्यों विवेकशील? अरे क्योंकि वो अपने दिमाग से सोचता है भाई। दूसरा, उपभोक्ता, ध्यान से सुनिएगा, उपभोक्ता अपनी आय को विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करता है। मतलब जहां उसे लगता है कि जो चीज उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वहीं पर खर्च करेगा, और जो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं उस पर खर्च नहीं करेगा। तीसरा, ध्यान से सुनिएगा, उपयोगिता को मापा जा सकता है। मापा कैसे जा सकता है कि भाई हमें किससे ज्यादा फायदा होगा और किससे कम फायदा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, दो वस्तुओं की उपयोगिता की आसानी से तुलना की जा सकती है कि भाई हमें किससे ज्यादा फायदा होगा और कौन लाभदायक और कौन हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, भाई कीमत रेखा क्या? कौन सी रेखा क्या? कीमत रेखा क्या? तो ध्यान सुनिएगा, कीमत रेखा को बजट रेखा भी कहते हैं। भाई किसको क्या कहते हैं रे? अरे कीमत रेखा को बजट रेखा भी कहते हैं, जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है। ध्यान से सुनिएगा, कीमत रेखा को बजट रेखा भी कहते हैं, जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है। आगे सुनिएगा ध्यान से, जिन्हें उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय द्वारा वस्तु को निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, तटस्थ मानचित्र क्या है? तटस्थ मानचित्र क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, जब विभिन्न तटस्थ वक्रों को एक चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह तटस्थ, ध्यान से सुनिएगा, तो वह तटस्थ मानचित्र कहलाता है। किसको 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 किसको? जब विभिन्न तटस्थ वक्रों को वक्र जो तिरछे तिरछे होते हैं, जब विभिन्न तटस्थ वक्रों को एक चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह तटस्थ मानचित्र कहलाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, तटस्थ तालिका क्या है? ध्यान से सुनिएगा, तटस्थ तालिका वह तालिका होती है जो वस्तु के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है जो आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग विस्तार और मांग संकुचन क्या है? मैं बता दूं पहले, मांग विस्तार मांग संकुचन क्या है। जब मांग बढ़ती है तो कहलाता है मांग विस्तार, जब मांग सिकुड़ती है या कम होती है तो संकुचन कहलाता है। तो आंसर ध्यान से सुनिएगा, मांग विस्तार मांग संकुचन का। ध्यान सुनिएगा, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग विस्तार कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, उसे मांग विस्तार कहते हैं या मांग संकुचन कहते हैं। तो सुनिएगा, यदि किसी वस्तु की, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी वस्तु की मांग 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 यदि किसी वस्तु की, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग अपने आप बढ़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि वस्तु की कीमत घटेगी। जैसे सोने का मूल्य कम होगा तो हम सब सोना खरीदने के लिए पहुंच जाएंगे। इसके विपरीत, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग अपने आप कम हो जाती है। जैसे सोने का मूल्य अगर बढ़ेगा तो हमारी मांग कम हो जाएगी और हम सोना कम खरीदेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन क्या है? उपभोक्ता संतुलन उस
स्थिति को कहते हैं जिसमें उपभोक्ता को अपनी सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात वह उसे अपनी कम आय को इस प्रकार खर्च करना जिससे उसे अधिक लाभ हो। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता 3 या 4 नंबर में, मांग और आवश्यकता में क्या अंतर है? तो ध्यान से सुनिएगा आंसर, मांग और आवश्यकता में क्या अंतर है? सामान्यतः देखा जाए तो मांग और आवश्यकता में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से मांग और आवश्यकता में थोड़ा अंतर होता है। पहले आवश्यकता के बारे में सुनिए, क्या होता है आवश्यकता? आवश्यकता उस प्रभावपूर्ण इच्छा को कहते हैं जिसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, वस्तु की इच्छा पूर्ति के साधन और व्यय करने की तत्परता। कई बार क्या होता है, व्यक्ति की इच्छा तो होती है कि मैं कचौड़ी समोसा खाऊं, जेब में पैसा भी होता है, लेकिन दोस्तों के कारण खर्च करने की तत्परता नहीं होती है। उसे लगता है कि मैं खाना कचौड़ी खाने जाऊंगा तो फिर दोस्त भी आ जाएंगे, मेरा बिल बढ़ जाएगा। आगे सुनिएगा ध्यान से, तो मैं बताया था आपको कि आवश्यकता में कितनी बातें जरूरी है? 3, वस्तु की इच्छा पूर्ति के साधन और व्यय करने की तत्परता। अब हम बात करते हैं मांग की। किसकी बात करते हैं? मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मांग में 2 बातें अन्य और एक्स्ट्रा शामिल होती, अधिक शामिल होती है। 2 बातें क्या? ध्यान से सुनिएगा, निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि। इस प्रकार दोस्तों मांग में कितनी बातें शामिल हो गई? 5। आवश्यकता में कितनी बातें थी? केवल 3। 3 क्या? वस्तु की इच्छा पूर्ति के साधन और व्यय करने की तत्परता। और मांग में 2 एक्स्ट्रा शामिल हो गई, निश्चित कीमत, निश्चित समय अवधि। तो मांग में बातें कितनी शामिल होगी आपकी? 5। वस्तु की इच्छा पूर्ति के साधन, व्यय करने की तत्परता, निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 2 नंबर का इंपोर्टेंट प्रश्न है, गिफिन का विरोधाभास क्या है? गिफिन का विरोधाभास क्या है? ध्यान सुनिएगा, गिफिन का विरोधाभास मांग के नियम का सबसे बड़ा अपवाद है। क्या बोला मैंने? गिफिन का विरोधाभास मांग के नियम का सबसे बड़ा अपवाद है। इसमें ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या बोला मैंने? गिफिन का विरोधाभास मांग के नियम का सबसे बड़ा अपवाद है। इसमें निम्न कोटि की वस्तुओं को इसमें निम्न कोटि की वस्तु को गिफिन की वस्तु कहते हैं, जिनकी कीमत कम होने पर भी इनकी मांग कभी भी नहीं बढ़ती। जैसे देसी घी के स्थान पर डालडा घी। यदि डालडा घी की कीमत कितनी भी कम हो जाए, लोग उससे अधिक मात्रा में नहीं खरीदेंगे। गेहूं के स्थान पर बाजरा, अगर बाजरा सस्ता भी हो जाएगा तो लोग बाजरा को अधिक मात्रा में नहीं खरीदेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट है ये भी, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं में क्या अंतर है? तो ध्यान से सुनिएगा, स्थानापन्न एक के स्थान पर दूसरा, पूरक एक के बिना दूसरा। ठीक है, ध्यान से। तो पहला पॉइंट आएगा स्थानापन्न वस्तु और पूरक में क्या अंतर है। तो ध्यान से, जब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसे स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे हम होटल में चाय पीने के लिए गए और हमें चाय नहीं मिली तो हम कॉफी पीकर आ गए। हम होटल में कचौड़ी खाने के लिए गए, हमें कचौड़ी नहीं मिली, हम समोसा खाकर आ गए। तो ये क्या कहलाएगा? स्थानापन्न वस्तु। पूरक वस्तु, जब एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो उसे पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे गाड़ी और पेट्रोल, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है, जब एक वस्तु, स्थानापन्न की बात कर रहा हूं, जब एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। पूरक वस्तु में क्या आएगा? जब एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। हमारा तीसरा पॉइंट आएगा, स्थानापन्न वस्तुओं की मूल्य और मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। क्या बोला मैंने? स्थानापन्न वस्तुओं की मूल्य और मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, जबकि पूरक वस्तुओं की मूल्य और मात्रा में विपरीत संबंध होता है। हमारा चौथा पॉइंट आएगा, स्थानापन्न वस्तुएं कभी भी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों क्या बोल रहा हूं, स्थानापन्न वस्तु कभी भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है। रहती है क्या? नहीं रहती। चाय और कॉफी निर्भर होगी क्या? नहीं होगी। तो स्थानापन्न वस्तु कभी भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती, जबकि पूरक वस्तुएं हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहती। गाड़ी पेट्रोल पर, पेट्रोल गाड़ी पर। हमारा अगला लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, स्थानापन्न वस्तुएं आड़ी मांग वक्र का ढाल, ध्यान से सुनिएगा, स्थानापन्न वस्तुओं का आड़ी मांग वक्र जो ढाल होता है वह धनात्मक होता है, जबकि पूरक वस्तुओं का आड़ी मांग वक्र का जो ढाल होता है वह ऋणात्मक होता है। तो हम बोलेंगे इसमें आड़ी मांग वक्र ढाल धनात्मक होगा, इसमें आड़ी मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है,
2 नंबर का इंपोर्टेंट प्रश्न है, गिफिन का विरोधाभास क्या है? गिफिन का विरोधाभास क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। गिफिन का विरोधाभास मांग के नियम का सबसे बड़ा अपवाद है। क्या बोला मैंने? गिफिन का विरोधाभास मांग के नियम का सबसे बड़ा अपवाद है। इसमें ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या बोला मैंने? गिफिन का विरोधाभास मांग के नियम का सबसे बड़ा अपवाद है। इसमें निम्न कोटि की वस्तुओं को, किसको? इसमें निम्न कोटि की वस्तु को गिफिन की वस्तु कहते हैं, जिनकी कीमत कम होने पर भी इनकी मांग कभी भी नहीं बढ़ती। जैसे देसी घी के स्थान पर डालडा घी। यदि डालडा घी की कीमत कितनी भी कम हो जाए, लोग उसे अधिक मात्रा में नहीं खरीदेंगे। गेहूं के स्थान पर बाजरा, अगर बाजरा सस्ता भी हो जाएगा तो लोग बाजरा को अधिक मात्रा में नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट है ये भी, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं में क्या अंतर है? तो ध्यान से सुनिएगा। स्थानापन्न एक के स्थान पर दूसरा, पूरक एक के बिना दूसरा। ठीक है, ध्यान से। तो पहला पॉइंट आएगा स्थानापन्न वस्तु और पूरक में क्या अंतर है। तो ध्यान से, जब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसे स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे हम होटल में चाय पीने के लिए गए और हमें चाय नहीं मिली तो हम कॉफी पीकर आ गए। हम होटल में कचौड़ी खाने के लिए गए, हमें कचौड़ी नहीं मिली, हम समोसा खाकर आ गए। तो ये क्या कहलाएगा? स्थानापन्न वस्तु। पूरक वस्तु, जब एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो उसे पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे गाड़ी और पेट्रोल, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है, जब एक वस्तु, स्थानापन्न की बात कर रहा हूं, जब एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। पूरक वस्तु में क्या आएगा? जब एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। हमारा तीसरा पॉइंट आएगा, स्थानापन्न वस्तुओं की मूल्य और मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। क्या बोला मैंने? स्थानापन्न वस्तुओं की मूल्य और मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, जबकि पूरक वस्तुओं की मूल्य और मात्रा में विपरीत संबंध होता है। हमारा चौथा पॉइंट आएगा, स्थानापन्न वस्तुएं कभी भी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा हूं, स्थानापन्न वस्तु कभी भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है। रहती है क्या? नहीं रहती। चाय और कॉफी निर्भर होगी क्या? नहीं होगी। तो स्थानापन्न वस्तु कभी भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती, जबकि पूरक वस्तुएं हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहती। गाड़ी पेट्रोल पर, पेट्रोल गाड़ी पर। हमारा अगला लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, स्थानापन्न वस्तुएं आड़ी मांग वक्र का ढाल, ध्यान से सुनिएगा, स्थानापन्न वस्तुओं का आड़ी मांग वक्र जो ढाल होता है वह धनात्मक होता है, जबकि पूरक वस्तुओं का आड़ी मांग वक्र का जो ढाल होता है वह ऋणात्मक होता है। तो हम बोलेंगे इसमें आड़ी मांग वक्र ढाल धनात्मक होगा, इसमें आड़ी मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति की मांग व्यक्तिगत मांग कहलाती है। बाजार में उपस्थित सभी व्यक्तियों की मांग बाजार मांग कहलाती है। एक व्यक्ति व्यक्तिगत मांग को प्रभावित तो कर सकता है, एक व्यक्ति बाजार मांग को प्रभावित कभी भी नहीं कर सकता है। व्यक्तिगत मांग का, या ध्यान सुनिएगा, व्यक्तिगत मांग का क्षेत्र सीमित होता है, बाजार मांग का क्षेत्र असीमित या व्यापक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मांग को, अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। ऐसे कौन कौन से तत्व जिससे व्यक्ति की मांग प्रभावित होती है? तो ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या? वस्तु की कीमत, व्यक्ति की आय, व्यक्ति की रुचि, स्वभाव, आदत में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, ऋतु या मौसम में परिवर्तन। ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट क्या था हमारा? वस्तु की कीमत। भाई, वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित करती है। यदि किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग अधिक बढ़ेगी, और किसी वस्तु की कीमत अधिक होगी तो उसकी मांग कम होगी। हमारा अगला पॉइंट है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है। यदि उपभोक्ता की आय अधिक होगी तो उसकी मांग अपने आप अधिक होगी, यदि किसी उपभोक्ता की आय कम है तो उसकी मांग भी कम होगी। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव में परिवर्तन। भाई, उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव में परिवर्तन भी मांग को परिवर्तन करता है। यदि किसी उपभोक्ता की आदत, रुचि, स्वभाव में परिवर्तन होगा तो उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाएगा, और किसी उपभोक्ता की आदत, रुचि, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा तो उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होगा। हमारा अगला पॉइंट है जनसंख्या में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? जनसंख्या में।
भाई जनसंख्या बढ़ी, यदि जनसंख्या अधिक होगी तो वस्तु की मांग भी अपने आप अधिक हो जाएगी, और यदि जनसंख्या कम होगी तो वस्तु की मांग अपने आप कम हो जाएगी। ऋतु या मौसम में परिवर्तन। भाई ऋतु या मौसम में परिवर्तन होने के कारण भी मांग में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जब ठंड का मौसम आता है या जाड़े का मौसम आता है तो उस समय ठंड में आदमी ऊनी कपड़ों की मांग अधिक करता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो सूती कपड़ों की मांग अधिक करता है। देखा जाए तो जैसे गर्मी का मौसम आता है तो उस समय कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, लस्सी की मांग अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन ठंड का मौसम जैसे ही आता है उस समय आदमी गरम गरम चाय पीना शुरू कर देता है, अदरक वाली। ठीक। अगला प्रश्न है, उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिस पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें जिससे व्यक्ति का मन संतुष्ट नहीं होता। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारा पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा पहला पॉइंट है मुद्रा का संचय। किसका संचय? मुद्रा का संचय। मुद्रा के संचय पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति धन का संचय करता, मुद्रा का संचय करता है तो उसका मन और अधिक धन संचय करने में लग जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट है मधुर गीत, संगीत या कविता। भाई मधुर गीत, संगीत या कविता पर भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जब व्यक्ति एक गाना सुनता है तो उसे दूसरा गाना सुनना अच्छा लगता है, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार वह लगातार गाने सुनते जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है मादक पदार्थों का सेवन। तो मादक पदार्थों के सेवन अर्थात नशीले पदार्थों पर भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति शराब का एक पेग लेता है या सिगरेट का एक कस लेता है तो उसे अगला पेग और अगले कस की इच्छा बढ़ जाती है। हमारा चौथा पॉइंट है दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। जब कोई व्यक्ति दुर्लभ वस्तु के संग्रह पर भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दुर्लभ वस्तु का संग्रह करता है तो यह उसकी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जैसे मैं बोलूं कि अगर आपने अमेरिका का $1 संग्रह किया है तो अब आपकी इच्छा होगी कि आप दूसरे मुद्राओं को भी संग्रह करें, जैसे जापान, चीन, इनकी मुद्रा का संग्रह करने लग जाएंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है छोटे छोटे टुकड़ों या सूक्ष्म वस्तुओं का प्रयोग करना। इस पर भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा या एक ग्रास खाता है तो उसकी भूख अपने आप और बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति पानी बूंद बूंद कर पीता है तो उसकी प्यास और बढ़ जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।